का आफाक अहमद की जो जीत हुई है सारण से या एक जगह और उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है तो थोड़ा चौंकाने वाली जीत है। मतलब कि ये नहीं कह सकते बिहार में उन्होंने फतह कर लिया, जल्दबाजी होगी। पहले इनका अपना संगठन था आईपैक, आज भी वो है। विश्वसनीयता काफ़ी खत्म हो गई है क्योंकि इन्होंने इतनी बार पाला बदला है। भाजपा जैसी जो सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जिसका महात्मा गांधी के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, आप उस पार्टी के साथ भी रह चुके हैं। और एक समय तो नीतीश कुमार कितनी करीबी हो गए थे कि जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। फिर 2024 में हो सकता है ये लोकसभा चुनाव में उतारे हुए उम्मीदवार। तो मंडलाइजेशन में पिछड़ी जातियों का प्रभुत्व आप कहिए, दबदबा कहिए, वर्चस्व कहिए, बिहार की राजनीति पर ज़्यादा बढ़ गया है। प्रशांत किशोर खुद नहीं आते हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण इस देश में तो एक अनपढ़ और जाहिल आदमी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनकी डिग्री का ही अता पता नहीं चला। ऐसे ही बिहार की राजनीति पिछले 30 साल से मतलब लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। वैक्यूम आप कह सकते हैं, एक जो वैक्यूम पैदा हुआ है राजनीति में कि लोग अब चाह रहे हैं कि अब बहुत हुआ लालू नीतीश का, अब किसी अलग को देखो, तो वो प्रशांत किशोर में है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में विधान परिषद के 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव 31 मार्च को संपन्न हुआ और कल 5 अप्रैल मतगणना शुरू हुई। देर शाम तक रिजल्ट आते आते एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति में, ऐसी खबर जिसने सियासत को बहुत ज़्यादा गरमा दिया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि अगर रणनीतिकार कुछ कहे तो उसकी बातों पर से ध्यान हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर जो उपचुनाव हुआ, वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी आनंद पुष्कर को शिकस्त दे दी और उसके बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। 4 सीटों के परिणाम आ गए हैं, 1 सीट पर अभी भी काउंटिंग जारी है। 4 सीटों में 1 सीट प्रशांत किशोर, 1 सीट बीजेपी, 2 सीट जेडीयू को मिली है, लेकिन जेडीयू अपनी एक जीती हुई सीट हार गई है, गया शिक्षक की, जहां से बीजेपी के जीवन कुमार जीते। गया स्नातक पर अब भी आरजेडी और बीजेपी के बीच लड़ाई जारी है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो एंट्री की उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं और राजनीति पर भी आप अपना बखूबी जो समझ है वो बताते हैं। राजनीति में जिस प्रकार की पदयात्रा प्रशांत किशोर ने शुरू की, शुरुआत में चर्चा के विषय रहे, फिर चर्चा से दूर हो गए, 1 सीट जीत गए, 1 सीट पर उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन चर्चा तो छेड़ दी है उन्होंने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चर्चा में आ गए हैं और एक मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ी चौंकाने वाली जीत है, क्योंकि मतलब जैसे अभी आपने कहा आफाक अहमद की जो जीत हुई है सारण से या एक जगह और उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो थोड़ा चौंकाने वाली जीत है। मतलब राजनीतिक जो विश्लेषक है उन लोगों ने नोटिस लिया है, वो लोग मतलब अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी बिहार की राजनीति पर ऐसा असर पड़ेगा। तो देखिए, पता ही होगा दर्शकों को प्रशांत किशोर के बारे में, इनकी तो जो मुख्य पहचान है वही एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में है। पहले इनका अपना संगठन था आईपैक, आज भी वो है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी काम किया है, अफ्रीकी देशों में भी शायद काम किया है। तो अनुभवी तो हैं ही, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, और रणनीतिकार के रूप में इन्होंने अलग अलग दलों के साथ काम किया है और उनको जिताया भी, अच्छी सफलता भी दिलाई है। और एक समय तो नीतीश कुमार कितनी करीबी हो गए थे कि जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए थे, फिर दोनों में खटपट हुआ। और फिर तो अब पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से एक पदयात्रा पर ये निकले हुए हैं, जिसको इन्होंने जन स्वराज का नाम दिया हुआ है, जन स्वराज यात्रा है। और हर जगह मतलब पीछे में महात्मा गांधी की तस्वीर, चरखा वगैरह के साथ घूम रहे हैं। मैं कभी कभी इनके वीडियो दिख जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो भोजपुरी जो इनकी मातृभाषा है, भोजपुरी में भी धारा प्रवाह बोलते हैं। तो देखिए, इनके किसी भी राजनेता के इनके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। मैं तो एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह विश्लेषण कर रहा हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि पढ़े लिखे हैं और अच्छा खासा अनुभव है, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि हवाई व्यक्ति हैं। अगर आप रणनीति बनाते हैं तो आपको ज़मीन से जुड़ना ही होगा, आपको ज़मीनी धड़कन सुननी पड़ेगी, लोगों के नब्ज़ पर हाथ रखना पड़ेगा। नहीं, हवाई बनने से तो आप रणनीति नहीं बना सकते। और कई राज्यों में इन्होंने जिताया भी है और अच्छे अच्छे नारे गढ़ने में, नैरेटिव बनाने में, सब है। इनकी एक जो टीम है, इनकी टीम भी बहुत मतलब तगड़ी टीम आप कह सकते हैं कि इनकी जो टीम है उसका मतलब छोटे छोटे लेवल पर, मोहल्लों में, पंचायत लेवल पर मतलब इनकी टीम है। तो एक अच्छी खासी इन्होंने टीम खड़ी कर दी है, लोगों के नब्ज़ पर हाथ है।
तो ये तो इनका प्लस पॉइंट एक बड़ा है प्लस पॉइंट। और अभी 2024 में हो सकता है ये लोकसभा चुनाव में उतारे भी उम्मीदवार, अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि राजनीतिक दल बनाएंगे, शायद उसका नाम जन स्वराज पार्टी ही रहेगा। और हो सकता है चरखा चुनाव चिन्ह बना ले। चरखा तो हिंदुस्तानी जनमानस में एक बहुत परिचित चिन्ह है। तो ये सब तो चर्चा है ही। और माइनस पॉइंट इनमें कभी मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ी कमी इनमें है कि इन्होंने इनकी विश्वसनीयता जिसको कहते हैं, विश्वसनीयता काफ़ी ख़त्म हो गई है, क्योंकि इन्होंने इतनी बार पाला बदला है। कभी ये दक्षिण पंथियों के साथ रहते हैं, भाजपा के साथ चले जाते हैं, कभी पता चला कि यूपी में कांग्रेस की रणनीति देख रहे हैं, कभी पता चलता है कि वहाँ चले गए ममता दीदी के साथ चले गए बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस का फूल खिला रहे हैं। ये सब इनके पुराने इतिहास है, जब ये आईपेक के टीम के साथ अब लीड कर रहे थे और एक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे। अब इनका कहना है कि अब उन्होंने वो काम छोड़ दिया है और पूरे तनमन के साथ बिहार की राजनीति में उतर गए हैं। अब तक जनसुराज के नाम बैनर तले यात्रा कर रहे थे, अचानक से उम्मीदवार उतारते हैं 2 सीटों पर, शिक्षक निर्वाचन के सीट पर। वोट इसमें वो लोग करते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षक हैं, अनुभवी हैं। तो इसका मतलब माना जाए कि बुद्धिजीवी वर्ग प्रशांत किशोर को पसंद कर रहा है। नहीं, वो तो मैंने कहा ही ना कि एक प्लस पॉइंट इनके साथ है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, है ना। अब इस देश में तो एक अनपढ़ और जाहिल आदमी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनकी डिग्री का ही अता पता नहीं चल रहा है। तो इस देश का तो ये हाल हो गया। डिग्री मानिए प्रधानमंत्री के तो 25,000 रुपये जुर्माना ठोक देता है हाईकोर्ट। तो ये तो देश की हालत है। बिहार में भी कोई अच्छी स्थिति नहीं। ऐसे ही बिहार की राजनीति पिछले 30 साल से मतलब लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसलिए भी क्या कहते हैं कि बिहार की जनता को मतलब किसी नए चेहरे की तलाश है ना। मतलब जनता भी अब उब गई है। पहले लालू का राज चला, लालू राबड़ी का, फिर 17 साल से पलटू राम को लोग झेल रहे हैं। तो एक कोई लोग चाह रहे हैं, कोई फ्रेश चेहरा लोग चाह रहे हैं। तो वो जो फ्रेश चेहरा का जो वैक्यूम आप कह सकते हैं, एक जो वैक्यूम पैदा हुआ है राजनीति में कि लोग अब चाह रहे हैं कि अब बहुत लालू नीतीश का अब किसी अलग को देखो, तो वो प्रशांत किशोर में है। और निगेटिव पॉइंट ये भी है कि बिहार की राजनीति का देखिए, मैं ये जो बिहार की हकीकत है उसके आधार पर कर रहा हूँ कि 1990 के बाद से बिहार की राजनीति का मंडलीकरण हो गया, मंडलाइजेशन हो गया। तो मंडलाइजेशन में पिछड़ी जातियों का प्रभुत्व आप कहिए, दबदबा कहिए, वर्चस्व कहिए, बिहार की राजनीति पर ज़्यादा बढ़ गया है। प्रशांत किशोर खुद नहीं आते हैं, ब्राह्मण हैं, उससे पिछड़ी जाति से नहीं आते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं उनके लिए एक मैं हैंडीकैप मानता हूँ कि हो सकता है वो सामाजिक न्याय के समीकरण में नहीं फिट हों। हाँ, तो अब देखना तो 12 महीने बाद ही पता चलेगा। अभी तो आपने कहा कि ठीक है, बुद्धिजीवी वोट देते हैं, स्नातक वाले लोग वोट देते हैं, शिक्षक लोग देते हैं, लेकिन ये भी है कि जो असली जो चुनाव होते हैं, असली चुनाव से मेरा मतलब ये है कि ये तो विधान परिषद वाला तो थोड़ा इनडायरेक्ट वाला चुनाव है ही है। तो असली चुनाव विधानसभा और लोकसभा, तो पूरी जनता वोट दी, जिसमें एकदम हर कोई पान वाला, रिक्शा वाला, जो सब कोई होता है। तो उस चुनाव में लोग इनसे कितना जुड़ेंगे वो अभी देखना बाकी है। तो इनकी जो पदयात्रा शुरू हुई, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, 5 जिले इन्होंने घूम लिए और इन्हीं 5 जिलों के लोगों को इस सारण शिक्षक सीट पर वोट देना था और वहां पर इनको फायदा पहुंचा। तो माना जाए कि इनके पदयात्रा का भी असर देखने को मिल रहा है। तो मानना पड़ेगा ना। जिस क्षेत्र में आप पदयात्रा कर रहे हैं उस क्षेत्र में यदि आपका प्रत्याशी जीत रहा है, जो जनसुराज समर्थित प्रत्याशी है, तो मानना तो पड़ेगा ही। और इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? एक और बात प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। खासकर जनसुराज की पदयात्राएं उस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं जहां मुस्लिम वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा है। उनके बीच में ये ज़्यादा समय गुजारते हैं, ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उनसे संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और हराया भी इन्होंने महागठबंधन को ही है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार 7वें नंबर पर चले गए। तो क्या माना जाए कि प्रशांत किशोर की रणनीति से आगे के चुनावों में महागठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन वही मैं विश्वसनीयता की बात कर रहा था ना। विश्वसनीयता जो प्रशांत किशोर की है वो काफ़ी कम हो चुकी है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि ये जनसुराज पार्टी बनाते हैं 24 के चुनाव के पहले और बिहार की 40 की 40 सीटों में लड़ने की बजाय ये भाजपा के साथ कोई गठबंधन कर लेते हैं और उसमें 2-3 सीटें अपने लिए ले लेते हैं, मतलब एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्योंकि वो खुल के कहते हैं, नरेंद्र मोदी का खुलेआम विरोध करते हैं वो।
मैंने कहा ना कि विश्वसनीयता समाप्त हो गई ना, इसमें तो नरेंद्र मोदी का प्रचार करते थे ना। ये सभी पार्टियों का इन्होंने किया हाँ है, तब जेडीयू का हाँ भी तो किया है। इसलिए कहा ना मैंने कि देखिए रणनीतिकार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी एक प्रतिबद्धता तो रहनी चाहिए, कमिटमेंट तो रहना चाहिए। आज आप महात्मा गांधी की तस्वीर लेके घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर, जन स्वराज जो गांधी जी का फ्रेज था उसकी बात करें, चरखा चाप करें, लेकिन एक और आप भाजपा जैसी जो सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जिसका महात्मा गांधी के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, आप उस पार्टी के साथ भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठेगा ना। तो प्रोफेशनल चीजें और सामाजिक चीजों में अंतर हम लोग को बांट कर चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले की उनकी कहानी थी। जब से वो जेडीयू के साथ आए उसके बाद वो बीजेपी के साथ कभी नहीं गए हैं, ये भी तो नहीं ठीक है, लेकिन अभी उनकी उम्र ही क्या है। प्रशांत किशोर तो मतलब युवा नेता है, राजनीति के हिसाब से तो काफ़ी युवा है, उनकी कोई खास उम्र नहीं है, अभी तो पूरा उनका भविष्य है। तो भविष्य में तो ऐसे लोग किसी पार्टी के क्या साथ जा ऐसा सकते नहीं हैं। हो सकता है कि जिस प्रकार से दिल्ली में एक नया नाम उभरा अरविंद केजरीवाल, उन्होंने काम के बदौलत दिल्ली में अपना पूरा ताकत दिखाया और आज विधानसभा में उनकी क्या संख्या है दिल्ली में किसी से छिपी नहीं है। हार अब उनकी पार्टी के लिए बहुत पुरानी बात होती जा रही है। तो ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में भी कुछ वैसा ही प्रशांत किशोर कारनामा कर सकते हैं? हो सकता है उन्होंने केजरीवाल से प्रेरणा भी ली हो। जो केजरीवाल का भी उदय हुआ आपको याद होगा, वो अन्ना आंदोलन की उपज है। जो अन्ना हजारे का आंदोलन था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, केजरीवाल की सबसे पहली पहचान तो आम लोगों में उसी वजह से बनी। फिर बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, फिर दिल्ली में सरकार बनाई, अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी सीएम आम आदमी पार्टी का है, और भी जगह उन लोग की नज़र है। तो हो सकता है प्रशांत किशोर रणनीतिकार ही हैं, तो वो सोचते रहते होंगे, उन्होंने लगा कि जो केजरीवाल वाला एक्सपेरिमेंट है उसको बिहार में दोहराया जा सकता है, तो हो सकता है वो उसके नक्शे कदम पर हो। केजरीवाल के भी साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि लोगों को, दिल्ली की जनता को लग रहा था कि अब चलो भाजपा कांग्रेस बहुत हुआ, अब चलो आम आदमी पार्टी के साथ झाड़ू छाप की ओर चलो। तो वही बात प्रशांत किशोर को लगा कि बिहार की पब्लिक है कि बहुत हुआ नीतीश लालू, बहुत हुआ 30 वर्ष बहुत हुआ, अब थोड़ा इनको देखा जाए। तो लोगों में नए व्यक्ति के प्रति एक मतलब आपको कौतूहल लगता है पैदा कि होता है। प्रशांत किशोर बिहार में अपना ताकत दिखा सकते हैं, लेकिन जातीय समीकरण में थोड़ा फिट नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी देखिए करना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी आप एक सारण स्नातक को लेकर हम नहीं कह सकते कि भाई बिहार में इन्होंने फतह कर लिया, क्योंकि हाँ सॉरी शिक्षक को लेकर ये नहीं कह सकते बिहार में इन्होंने फतह कर लिया, जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ ये एक मतलब एक प्लेयर हो सकते हैं बिहार में, जो मैदान है राजनीति का मैदान का, उस पर एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति में पिछले दिन से ही ये चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या प्रशांत किशोर कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिहार की राजनीति का खुला मैदान है, हर कोई यहाँ पर बैटिंग करने को तैयार है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उतारा, महागठबंधन से तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार ली है, और ऐसे में प्रशांत किशोर 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, एक प्रत्याशी जीत जाता है, दूसरा तीसरे नंबर पर आता है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जो है वो सियासी गर्मी बढ़ा सकते हैं, और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह भी माना जा रहा है कि वो उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पदयात्रा उनकी जारी है, सभी जिलों को घूमेंगे, उसके बाद क्या कुछ करेंगे हर किसी को इसी का इंतजार है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।